हे गाइस, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो व्यंजक होता है वो कितना होता है। आज हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ठीक, तो प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है उसका जो व्यंजक होता है, व्यंजक मतलब उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो उसका सूत्र जो होता है वो होता है अपवर्तनांक मतलब एन, यानी कि कई लोग इसको एन लिखते हैं और कई लोग इसको म्यू भी लिखते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो एन यानी ये अपवर्तनांक हो गया। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है साइन, और उसके बाद होता है लेमडा एम प्लस में ए बटे में 2, और बटे में होता है साइन ए बाई 2। तो आज हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक, इस वीडियो में आज हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। कैसे इसको प्रूफ करेंगे, चलिए वीडियो में देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक प्रिज्म बना लेते हैं। तो प्रिज्म को आप ऐसे बना लीजिए। ठीक, और यहाँ पर ये मान लीजिए आपका प्रिज्म है। ठीक, ऐसे आप प्रिज्म बना लीजिए। इस प्रकार से आप एक प्रिज्म बना लीजिए। इस प्रकार से आप एक प्रिज्म बना लीजिए। ठीक, तो अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले आप एक प्रकाश किरण ऐसे आपतित करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर मान लिया आपका कोई प्रकाश किरण है, आपने ऐसे एक प्रकाश किरण यहाँ पर डाला। ठीक, यानी आपतित किया आपने, इसको डाला। ठीक, तो अब यहाँ पर ये क्या है, ये वाला जो माध्यम है, यानी कि ये जो प्रिज्म के बाहर वाला जो माध्यम है, ये जो बाहर पूरा ये सब है। ठीक, ये सब मान लिया वायु है। ठीक, ये आपका वायु है। ठीक, और ये जो प्रिज्म होता है ये कांच का बना होता है, आप सबको पता होगा। तो देखो यहाँ पर ये वायु का मतलब, देखो यहाँ पर जैसे कि आपका प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म आपका कांच का बना होता है, आपको पता होगा। तो मान लिए आपके हाथ में ऐसे प्रिज्म है, मान लिया आपने ऐसे रखा है प्रिज्म अपने हाथ में। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब आप एक प्रकाश स्रोत लीजिए जिससे आपको प्रकाश डालना है उस प्रिज्म पर। तो जब आप प्रकाश स्रोत को कोई भी प्रकाश स्रोत हो, आप उससे जब प्रकाश डालेंगे उस कांच पर, उस कांच का मतलब होता है प्रिज्म जो आपका बना है कांच का। ठीक, जब आप उस पर डालेंगे तो वहां पर क्या होगा, देखो कांच है और आपको पता है कि आपके जो प्रकृति है, आपका जो वातावरण है, उसमें वायु वायु भरा हुआ है। भरा होने का मतलब है, वायु मतलब क्या हुआ, हवा, यानी हवा चारों तरफ आपके है कि नहीं है। तो अब आप उसको जब आप प्रिज्म रखेंगे तो बाहर से प्रकाश डालेंगे तो प्रिज्म के जितना बाहर है ये सब, देखो यहाँ पर वायु, तो आपके वातावरण में वायु भरा है। तो सब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि ये आपका जो है वायु है। ठीक, और ये जो आपका कांच का बना होता है, ठीक, ये जो प्रिज्म है ये कांच का बना होता है। तो यानी कि ये वायु है और वायु से इस प्रकाश किरण को हम आपतित कर रहे हैं, यानी यहाँ पर डाल रहे हैं। तो कोई अभी आपको पता होगा कि वायु से कोई प्रकाश किरण अगर वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित होने का मतलब होता है अपने मार्ग से हट जाता है, गायब हो जाता है, थोड़ा से हट जाता है। ठीक, अब वो कितना हटता है, आप उसको डिफाइन कैसे करोगे कि कितना हटा, वो किस तरफ गया, इधर गया यानी इधर गया कि इधर गया, किस तरफ गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अभिलंब डालते हैं जिससे हम बताएंगे कि ये अभिलंब से अभिलंब की ओर जाता है कि अभिलंब से दूर भागता है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक यहाँ पर अभिलंब डालना पड़ेगा। ठीक, जो कि इस यहाँ पर आप डालिए अभिलंब। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग एक अभिलंब डालेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अभिलंब डाला। और यहाँ पर ये क्या होगा, ये जब वायु से कोई भी प्रकाश किरण अगर वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, वो जो अभिलंब होता है अभिलंब की ओर भागता है। हमारा ये अभिलंब है, ये जो प्रकाश किरण है एक्चुअल में जाना तो इसको कैसे चाहिए, मतलब इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक, ऐसे इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये सीधा नहीं जाता है, ये इस अभिलंब की ओर भागता है, यानी ये अभिलंब है और अभिलंब की तरफ भागता है। ठीक, तो ये प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर इस अभिलंब की ओर भागता है, ऐसे हो जाता है। ठीक, ऐसे हो जाता है। ठीक, अभिलंब की ओर भागता है। ठीक, और उसके बाद अब देखो, अब इसके बाद ये प्रकाश किरण बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा और बाहर फिर वायु है। तो यानी ये इसके अंदर तो कांच है, यानी अब ये जो प्रकाश किरण अभी तक क्या था, वायु से कांच में प्रवेश जब करता है तो वो अभिलंब की ओर भागता है।
अब ये कांच से वायु में जाएगा, तो ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से आपको यहाँ पर अभिलंब डालना पड़ेगा ताकि आप बता सकें कि अभिलंब से दूर भागेगा कि अभिलंब के पास भागेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम एक अभिलंब डाल देते हैं। तो ये हमारा अभिलंब हो गया। और जब देखो कांच से वायु में प्रवेश करता है कोई प्रकाश किरण, तो वो क्या होता है, ये जो अभिलंब होता है अभिलंब से दूर भागता है। ठीक, हमारा अभिलंब देखो यहाँ पर हुआ क्या, अभिलंब के पास आया था। ठीक, अब यहाँ पर ये कांच से वायु में जा रहा है, ये आपका वायु है। ठीक, और ये कांच है, तो कांच से जब वायु में जाता है तो ये प्रकाश किरण क्या होता है, इस अभिलंब से, ये अभिलंब हमारा इस अभिलंब से दूर भागेगा, यानी इस तरफ भागेगा। ठीक, तो समझ गए ना। अब देखो यहाँ पर ये आपका अभिलंब है और ये आपका आपतित प्रकाश किरण है, तो यहाँ पर ये जो आपका कोण हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये जो आपका प्रकाश किरण निकल रहा है, इसलिए इस प्रकाश किरण को हम क्या बोलते हैं, निर्गत प्रकाश किरण। ठीक, तो ये निर्गत प्रकाश किरण हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका निर्गत कोण हो जाएगा। ठीक, इसको हम बोलते हैं I2, या फिर आप इसको ई, कई लोग इसको ई भी बोलते हैं। ठीक, आप चाहे ई बोलो, इसको ई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, निर्गत प्रकाश किरण है, और निर्गत को इंग्लिश में बोलते हैं इमर्जेंट। ठीक, तो इमर्जेंट मतलब ई होता है, आगे उसका इमर्जेंट में स्पेलिंग जो होता है ई होता है, इसलिए इसको ई बोल देते हैं। ठीक, और मैं यहाँ पर जो इसको मान लेता हूँ, इसको I2 मान लेता हूँ और इसको I1 मान लेता हूँ। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर ये जो होता है ये होता है R1। ठीक, और ये जो कोण होता है इसको बोलते हैं R2। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर देखो ये प्रकाश किरण ऐसे जा रहा था और ये प्रकाश किरण कितना विचलित हुआ, देखो ये अपने मार्ग से विचलित हो गया। अब ये कितना विचलित हुआ, ठीक, कितना विचलित हुआ, चलो उस चीज को हम देखते हैं। देखो ये प्रकाश किरण ऐसे जा रहा था और ये ऐसे, मतलब ऐसे जा रहा था, ऐसे जाने के बदले ये क्या हो गया, ऐसे घूम गया, यानी इतना विचलित हुआ ना, इतना विचलित हुआ ना। तो अब ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो प्रकाश किरण है, जो निर्गत प्रकाश किरण है, इसको थोड़ा से हम पीछे बढ़ाएंगे, इस तरीके से हम इसको थोड़ा से पीछे बढ़ाएंगे। और बढ़ाने के बाद ये जो हमारा आपतित प्रकाश किरण है, ठीक, आपतित प्रकाश किरण को थोड़ा से पीछे बढ़ाया और निर्गत प्रकाश किरण को थोड़ा से पीछे बढ़ाया, तो इन दोनों को बढ़ाने पर जहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं, इनके बीच का जो कोण होता है इसको हम लोग बोलते हैं विचलन कोण, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक, इसको लिखते हैं डेल्टा से, और डेल्टा यानी ऐसे आपका डेल्टा बनाया जाता है। ठीक, ये डेल्टा है और इसको बोलते हैं, यहाँ पर ये जो कोण है, जो डेल्टा है, इसको बोलते हैं विचलन कोण। ठीक, विचलन कोण यानी कितने थीटा से ये घूमा है। देखो ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, यानी ये अपने मार्ग से कितने कोण, कितने डिग्री विचलित हुआ। तो इस चीज को कितने डिग्री विचलित हुआ ना, उस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। ठीक, समझ रहे हो ना आप। अब यहाँ पर देखो, देखो इस चित्र को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चित्र को नहीं समझ पाओगे तो आप आगे जो डेरिवेशन होगा उसको नहीं समझ पाओगे। ठीक, तो इसलिए मैं आपको इसको अच्छे समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक, अब यहाँ पर ये आपका पूरा प्रिज्म है। ठीक, और यहाँ पर ये जो होता है ये आपका होता है प्रिज्म कोण, जिसको हम लिखते हैं ए। ठीक, ये क्या है, ए क्या है, आपका प्रिज्म कोण है। ठीक, चलो अब यहाँ पर जो पॉइंट है, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, इन सबको चलो नाम दे देते हैं। ठीक, तो इसका नाम हो गया आपका, मान लीजिए इसको क्यू मान लीजिए, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पर ये क्यू हो गया। ठीक, और इसको मान लीजिए आप आर मान लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ पर एक काट रहा है इसको आप पी मान लीजिए, और इसको, इस पॉइंट को आप मान लीजिए एस मान लीजिए, एस मान लीजिए। ठीक, तो बस हो गए। अब इसके बाद चलिए आपको हम बताते हैं यहाँ पर अब कैसे आपको इसको प्रूव करना है, इस सूत्र को। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये जो, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर इतना इतना अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर इतने में अगर आप ध्यान दें, तो इस ये कोण कैसे बना हुआ है, आपको फील कराने के लिए मैं इसको बाहर बना देता हूँ। ठीक, ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ, देखो ये ऐसे बना हुआ है, उसके बाद ये ऐसे है।
ठीक, ये ऐसे है और उसके बाद ये ऐसे है, ठीक। और यहाँ पर ये जो कोण है ये कोण आपका है डेल्टा, ठीक, डेल्टा कोण है। और यहाँ पर देखो ये आपका पॉइंट हो गया Q और ये आपका पॉइंट हो गया S और ये पॉइंट हो गया आपका यहाँ पर क्या है P है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये जो डेल्टा है, ये जो कोण है, ये क्या है, बहिष्कोण है। तो देखो मैथ में जो आपका बहिष्कोण जो होता है, बहिष्कोण का जो प्रमेय होता है, तो बहिष्कोण का जो प्रमेय होता है वो हमें ये बताता है कि यहाँ पर ये जो बाहर वाला ये जो कोण होता है ये क्या होता है, अंदर वाले जो कोण होते हैं ये जो आपके दोनों कोण हैं, इन दोनों कोणों का योग जो होता है वो इस डेल्टा के बराबर होता है। ये आपका बहिष्कोण यानी कि जो प्रमेय है वो हमें यही चीज बताता है कि ये जो बाहर वाला कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक। तो यानी हमारा डेल्टा जो हो जाएगा वो हमारा डेल्टा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये जो कोण है और यहाँ पर ये जो कोण है इन दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कोण Q प्लस में कोण, इसको S बोल देते हैं, कोण S, ठीक। यानी इन दोनों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर कोण Q कितना है, कोण S कितना है, यानी ये कितना है, ये कितना है, इसको अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक। इसके लिए आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर देखिए ये आपका I1 है, ठीक। और यहाँ पर ये देखिए आप इसको देखिए यहाँ पर ये आपका अविलंब हो गया, ठीक। और ये आपका आपतित प्रकाश किरण हो गया, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, I1 बन रहा है। अगर ये I1 बन रहा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है, ठीक। तो अगर ये I1 तो ये भी I1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये देखिए बीच में ये आपका ऐसे प्रकाश किरण जो आपका अपवर्तित हुआ था, ठीक। और यहाँ पर इनके बीच का जो कोण है ये कितना है, R1 है, ठीक, R1 है। अब देखो यहाँ पर हमें इतना कोण चाहिए, ये वाला कोण चाहिए, जो ऊपर वाला कोण इतना चाहिए। तो इस कोण को हम कैसे निकालेंगे, देखो पूरा जो कोण है वो कितना है, I1 है। यानी यहाँ पर ये जो इतना कोण है, यानी इतना कोण है वो कितना है, R1 है, ठीक। अगर हम पूरे कोण में से R1 निकाल दें तो हमें इतना कोण पता चल जाएगा, ठीक। पूरे कोण में से अगर हम R1 निकाल देंगे तो हमें ये कोण पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, ठीक। तो पूरा कोण हमारा कितना है, पूरा कोण हमारा ये कितना है, I1 है। और ये कितना है, R1 है। तो I1 में से हम क्या करेंगे, R1 को घटा देंगे, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर भी है, ये आपका पूरा कितना हो जाएगा, I2। और यानी यहाँ पर ये कितना है, R2। तो I2 में से हम R2 घटा देंगे तो हमें ये वाला जो कोण पता चल जाएगा। यानी ये कोण कितना हो जाएगा, I2 माइनस R2, ठीक। तो यानी कि कोण Q के स्थान पर कितना आ गया, तो डेल बराबर में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं I1 माइनस R1, ठीक। और प्लस में यहाँ पर लिख सकते हैं ये आपका कितना है, I2 माइनस में R2, ठीक। और यहाँ पर देखो ये भी I2 प्लस में है और R1 यानी I1 और I2 क्या है आपका प्लस में है। तो इन दोनों को एक साथ कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस में I2, ठीक। और यहाँ पर ये देखो यहाँ पर ये माइनस है, ये भी माइनस में है, तो माइनस आप कामा ले लीजिए और ये हो जाएंगे दोनों प्लस में हो जाएंगे, ठीक। दोनों माइनस में, माइनस कामा ले लिया, दोनों हो गए प्लस में, ठीक। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आ गया। अब इसके बाद देखिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, विचलन कोण की स्थिति में, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में। देखो जब अगर ये यहाँ पर क्या है, ये न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, तो जब न्यूनतम कोण की यानी न्यूनतम कोण विचलन की स्थिति में होता है, ये क्या है, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, ठीक। न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में देखो जब न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में होता है तो जो हमारा यहाँ पर जो I1 है, यहाँ पर ये जो I1 होता है, ये I2 जो है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाते हैं। और यहाँ पर जो R1 होता है ये R2 के बराबर हो जाता है, ठीक। जब न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति होती है तो उसमें क्या होता है, I1 I2 के बराबर हो जाता है और R1 R2 के बराबर हो जाता है, ठीक। यानी कि यहाँ पर जो आपतित किरण होता है और यहाँ पर जो निर्गत किरण होता है, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक। न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में होता है, ठीक, ऐसा, ठीक। तो यहाँ पर I1
क्या हो जाएगा, I2 के बराबर हो जाएगा, और मान लीजिए इन दोनों के बराबर I है, ठीक। और इसी तरह से R1 R2 के बराबर हो जाता है, और इसको आप R के बराबर मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यानी डेल्टा भी आपका क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। न्यूनतम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिनिमम। तो मिनिमम मतलब हम इसको डेल एम लिख सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसके स्थान पर हम आई रखेंगे, इसके स्थान पर आई रखेंगे, तो दोनों आई आई कितने हो जाएंगे, 2i हो जाएगा, ठीक, माइनस। और यहाँ पर इसी तरह से r दोनों के स्थान पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2r, ठीक। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब इसके बाद देखो एक स्टेप और बचा है, अब आप उसको समझ लीजिए, बस आपका डेरिवेशन समाप्त हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको अगला स्टेप जो समझना है, इसके लिए आप चित्र देखिए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये देखो, यानी एक ये ए हो गया, ये क्यों हो गया, ठीक। इसको आप मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए बी मान लीजिए, और इसको मान लीजिए सी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ए क्यू आर एस, ये चारों क्या है, देखो यहाँ पर ये आपका एक चतुर्भुज दिखा रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक। तो ये क्या है, चतुर्भुज है, ठीक। तो देखिए आपको इसको अच्छे से समझने के लिए मैं इसको बाहर बना लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। ये इस चतुर्भुज को देखो, यहाँ पर जो आपका चतुर्भुज जो था वो इस प्रकार से बना हुआ था, ठीक। इस प्रकार से बना हुआ था आपका चतुर्भुज, वो इस प्रकार से दिख रहा था, ठीक। ये आपका ए था, और इसका कोण जो था वो ए था, कोण भी ए था, इसका नाम भी हमने ए दिया था, ठीक। और ये क्यों था, ये आर था, और ये एस था, ठीक। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या है, ये 90 अंश का, ये कोण क्या आपका कितना है, 90 अंश का है। और ये कोण भी क्या है आपका, 90 अंश का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये आपका क्या था, ये आपका जो पृष्ठ था, ये आपका प्रिज्म बना हुआ था, और इस प्रिज्म पर आपने एक लंब डाला था, तो यानी कि जो कि 90 अंश का था, ठीक। तो ये आपका क्या था, ये आपका क्या था, ये अभिलंब ही तो था, ठीक। ये आपको बता रहे हैं, देखो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये देखो, ये अभिलंब ही तो है। तो अभिलंब क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कहा कि ये जो कोण है ये आपका क्या है, 90 अंश है। और यहाँ पर ये भी तो आपने एक अभिलंब डाला था, तो ये यहाँ पर 90 अंश के दोनों बना रहे हैं, ठीक। और आपको पता होगा कि चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 होता है। इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 360 अंश का होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यानी कि कोण कितना हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं चतुर्भुज, यहाँ पर हम लिख सकते हैं चतुर्भुज ए क्यू आर एस में, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोण ए प्लस में कोण क्यू प्लस में कोण आर प्लस में कोण एस बराबर में 360। देखो यहाँ पर ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण बराबर कितना हो गया, 360, ठीक। अब देखो यहाँ पर कोण ए के स्थान पर तो ए हो गया आपका, प्लस में कोण क्यू के स्थान पर कितना, 90 हो गया, प्लस में कोण आर। देखो कोण आर आपको नहीं पता है कितना है, ये कोण आर कितना है नहीं पता, ठीक। देखो ये क्या है, ये तो प्रिज्म कोण है, ए है, ये तो आपको पता है। और ये क्या है, 90 है, ये भी 90, यानी कोण एस भी क्या है, 90 है, बराबर में 360। अब आपको कोण आर नहीं पता है, अब आपको कोण आर तो निकालना पड़ेगा। अब आप इसको कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर ये कैसे था, तो यहाँ पर ये आपका जो अपवर्तित प्रकाश किरण था ऐसे था, मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये आपका ऐसे था, और ये R1 था, ये R2 था, ठीक। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें R इस कोण को पता करना है कि ये कोण कितना है। ये कोण पता चल जाए तो हम यहाँ पर धर देंगे और हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता होगा कि ये आपका ये तीनों क्या है, ये तीनों एक त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक। अगर एक त्रिभुज बन रहा है तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है,
180 अंश होता है कि नहीं होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस कोण R बराबर में कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज, लिख दीजिए आप, त्रिभुज क्यू आर एस में, ठीक, त्रिभुज क्यू आर एस में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? R1 प्लस में R2 प्लस में कोण R बराबर में 180 अंश हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम कोण R की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर कोण R बराबर में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 अंश। इन दोनों को अगर हम उधर भेजेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा R1 और उसके हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का क्या हो जाएगा? R2। ठीक, ऐसे हो जाएगा, माइनस का R1 माइनस का R2। तो यहाँ पर अगर हम माइनस कामा लेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे। ठीक, तो इसको हम लिख देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा R1 प्लस में R2। ठीक, तो यानी कोण R कितना हो जाएगा? 180 अंश माइनस R1 प्लस का R2। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसके स्थान पर धर देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये कोण A है और यहाँ पर देखो 90 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, प्लस में कोण R के स्थान पर कितना आया था? अभी हमने निकाला था 180 माइनस R1 प्लस R2 बराबर में कितना हो जाएगा? 360। तो देखो 180 में 180 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक, तो 180 बराबर का 360। ठीक, देखो ये दोनों के कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। इसको इधर ले आओगे तो माइनस का 0 हो जाएगा। ठीक, तो उसी को मैंने यहाँ पर काट दिया। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर A बचेगा और देखो यहाँ पर ये माइनस में है तो इतने पूरे को उधर भेज दो, ये हो जाएगा प्लस में, तो बराबर हो जाएगा R1 प्लस में R2। ठीक, अब आपको पता है कि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में R1 R2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये दोनों बराबर कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा R/2। ठीक, तो यानी R की वैल्यू हमें पता चल गया। ठीक, अब हमें I की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक, क्यों निकालना है अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो R की वैल्यू निकाल लो। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? समीकरण जो आपने या पीछे एक माना था, समीकरण 1 से, ठीक, तो समीकरण 1 क्या था? डेल M बराबर में 2I माइनस में 2R था। ठीक, तो यहाँ पर जो R है इसकी वैल्यू यहाँ पर धर दो और यहाँ से I ये जो है इसका मान निकाल लो। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2I माइनस में 2R का वैल्यू कितना आया? A/2। ठीक, तो इस 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये माइनस का A बचा, माइनस के A को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डेल M प्लस में A बराबर में कितना हो जाएगा? 2I हो जाएगा। तो I को वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा I बराबर में, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा डेल M प्लस में A बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर हमें I की वैल्यू पता चल गया और यहाँ पर हमें R की वैल्यू भी पता चल गया। ठीक, अब हमें पता है स्नेल का नियम, आपको पता है? तो देखो क्या होता है, देखो स्नेल का नियम कुछ भी नहीं होता है। ठीक, मैं आपको बताता हूँ स्नेल का नियम। ठीक, देखो स्नेल का नियम होता है साइन I बटे में साइन R। ठीक, यही होता है स्नेल का नियम, बराबर में n क्या है? अपवर्तनांक है, प्रिज्म का जो आपका अपवर्तनांक है वो है। कई लोग इसको म्यू से लिखते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो I है और यहाँ पर R है। ठीक, इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पर हम धर सकें इसको। ठीक, तो यहाँ पर n बराबर में क्या हो जाएगा? तो n बराबर में अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन और यहाँ पर I की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा डेल M प्लस में A बटे में 2 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा साइन R के स्थान पर कितना आया? A/2, तो ये हो जाएगा A/2। ठीक, और ये आपको प्रूफ हो गया और इसी को तो आपको प्रूफ करना था। ठीक, तो यानी कि जो प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? साइन डेल्टा M प्लस में A बटे में 2 होता है, बटे में होल डिवाइडेड बाई, यानी बटा पूरा होता है साइन A/2। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, प्रूव्ड दैट। ठीक, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आपको इसको प्रूफ करना था। ठीक, ये कुछ भी नहीं है। चलिए मैं आपको जल्दी से आपको फिर से इसको समझा देता हूँ।
देखो कुछ भी नहीं है, इसको अगर आप चित्र अच्छे से समझ गए तो आप इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका पूरा प्रिज्म होता है और इस प्रिज्म में हम ये आपका क्या, देखो प्रिज्म के बाहर जो है वायु है, ठीक। और प्रिज्म आपको कैसा बना है, कांच का बना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक प्रकाश किरण ऐसे यहाँ पर डालेंगे, यानी इसको आपतित करेंगे, ऐसे डालेंगे। जब डालेंगे तो यहाँ से एक अभिलंब खींच देंगे, ठीक। और उसके बाद आपको बता दें कि जब कोई भी प्रकाश किरण वायु से जब कांच में प्रवेश करता है तो वो क्या होता है, अभिलंब के पास भागता है। तो ये प्रकाश किरण क्या है, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, यानी सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी हट जाता है। तो ये हटकर इस तरफ आ गया। किस तरफ आता है, अभिलंब के पास भागेगा, इस तरफ भागेगा, ये हमारा अभिलंब है। उसके बाद यहाँ पर फिर से बाहर निकलेगा जब, तो यहाँ पर हमने एक अभिलंब डाल दिया और यहाँ पर ये फिर से बाहर निकला, यानी निर्गत हुआ, यानी बाहर निकला। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जब ये देखो कांच है, इसके अंदर कांच से वायु में जा रहा है, तो कांच से वायु में जाता है प्रकाश किरण, तो वो क्या होता है, यहाँ पर ये जो अभिलंब है, ठीक, अभिलंब से दूर भागता है। तो यानी ये अभिलंब है, ठीक, ये हमारा अभिलंब है और ऐसे ये दूर भागता है, ठीक, ऐसे दूर भाग रहा है, ये ऐसे हो जाता है, ठीक। तो अभिलंब से दूर भागता है, ठीक। और यहाँ पर ये जो आपका क्या है, निर्गत किरण है, और इसको इस कोण को हमने क्या मान लिया, I2, और ये I1 है और ये R1 होता है, और इस कोण को R2 बोलते हैं। और यहाँ पर कितना विचलित हुआ, तो ये आपका विचलन कोण हो गया, डेल्टा हो गया, ठीक। और यहाँ पर ये प्रिज्म कोण आपका होता है, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका बहिष्कोण के नियम से क्या होता है, यहाँ पर जो डेल की वैल्यू हो जाएगा, ठीक, तो डेल की जो वैल्यू होगी इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू प्लस में कोण एस बराबर होता है। इन दोनों का योग करेंगे, ये दोनों कैसे वैल्यू निकलते हैं, देखो यहाँ पर ये दोनों क्या होते हैं, एकांतर कोण है, यानी कि यहाँ पर जो I1 है वो क्या है, इसके पूरे के बराबर है। तो यानी हमें इतनी की वैल्यू चाहिए, इतने की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरे में से R1 को घटा देंगे, तो हमें इतना वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक। इसी तरह से इधर भी होता है, तो यहाँ पर हमने ऐसे इसका वैल्यू घटाकर निकाल लिया, ठीक। तो यहाँ पर इसका वैल्यू रखा, और उसके बाद पता है कि न्यूनतम विचलन कोण की जो स्थिति होती है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपने इसके पहले वाली जो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो न्यूनतम विचलन कोण की जो स्थिति होती है उसमें क्या होता है, जो I1 होता है वो I2 के बराबर हो जाता है। कई लोग इसको I2 ना बोलकर इसको E बोल देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो ये आपके बुक में लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो I1 या I2 कुछ भी बोल दीजिए, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या होते हैं, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में दोनों बराबर हो जाते हैं। इसको मैंने I के बराबर मान लिया है। इसी तरह से R1 भी R2 के बराबर हो जाता है। तो न्यूनतम विचलन कोण की जो स्थिति होती है उसमें इतना आपको याद रखना है कि I1 I2 के बराबर और R1 R2 के बराबर हो जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर डेल्टा M भी आपका न्यूनतम हो जाएगा। M क्या है, यहाँ पर M क्या है, ये मिनिमम बता रहा है कि डेल्टा M मिनिमम है, यानी न्यूनतम कोण हो गया, विचलन कोण है, ठीक। अब यहाँ पर जब बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर 2I1 और यहाँ पर माइनस का 2R हो गया, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर एक चतुर्भुज बना, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका विचलन यानी कि आपका यहाँ प्रिज्म कोण है, और यहाँ पर ये क्यों हो गया, R हो गया, S हो गया, और यहाँ पर ये आपको पता है कि यानी कि आपको पता है कि चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है 360 होता है। मैंने चारों कोण लिख दिया है, और उसके बाद जो कोण जितना है उसको मैंने यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर ये आपका कोण ए कितना है, ए है, और उसके बाद कोण क्यू कितना है, 90 है, और ये कोण एस क्या है, ये भी 90 है। कोण आर नहीं पता था तो मैंने इसको यहाँ पर निकाल लिया है इस त्रिभुज की हेल्प से। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, R1 प्लस R2, और यहाँ पर इन तीनों को जोड़ा और बराबर में 180 कर दिया। तो यहाँ पर हमें ये कोण हमें पता चल गया। तो 180 माइनस R1 प्लस R2 हो गया। मैंने यहाँ पर इसको धर दिया। तो देखो यहाँ पर मैंने R का वैल्यू रखा, और R का वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर आपको पता है कि ये 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और R का वैल्यू इतना आया, ठीक। तो यहाँ पर 180 जोड़कर 360 हो गया, 360 से कट गया, और यहाँ पर इतना हो गया, और यहाँ पर R1 R2 का मान बराबर है, तो यहाँ पर हो गया 2R, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर हमने R का वैल्यू निकाल लिया। फिर उसके बाद समीकरण 1 जो यहाँ पर पहले माना था वहाँ से मैंने यहाँ पर R का वैल्यू रख कर I का वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद स्नेल का नियम लगा दिया। स्नेल का नियम पता है, साइन I बटे में साइन R होता है, बराबर में N होता है। N क्या है, अपवर्तनांक है, ठीक।
तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगा, i का मान रख दो, r का मान रख दो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसका प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।